Good morning to all. Class 9th, subject Social Studies, Civics, Chapter 2, डेमोक्रेसी का चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके थे. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी. और अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो इसके देख लिए थे. फीचर्स ऑफ सबसे पहले तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देख ली थी हमने, सिंपल डेफिनेशंस, और इसके बाद इसके फीचर्स भी देख लिए थे. एंड मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, जो हमने देखा था पाकिस्तान के जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो डिक्टेटरशिप स्टार्ट की थी. और उसके अलावा फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रल कंपटीशन भी देख लिया था हमने. एंड नाउ टुडे वी हैव टू सी वन पर्सन वन वोट. आज हमें देखना है वन पर्सन और वन वोट के बारे में. ठीक है, ये क्या होता है वन पर्सन और वन वोट. ना देखो, नाम से ही पता चल रहा है एक आदमी होगा और उसका एक वोट होगा और उसकी एक वोट की भी वैल्यू होगी. ठीक है, तो यहाँ ये बताया जा रहा है. देखो मेजर यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्पल बताए हुए हैं कंट्रीज़ के. Like in the previous chapter we read about how the struggle for democracy was linked to the demand for universal adult franchisee. हमने देखा था डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जो पहला हमारा चैप्टर था उसमें, कि डेमोक्रेसी कितना मुश्किल था लाना. और उस वहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की डिमांड भी हो रही थी. देखो डेमोक्रेसी का मीनिंग ही यही है, ruled by or governing by elected representatives and elected by public. जो पब्लिक है वो इलेक्ट करेगी अपनी चॉइस से और वही रूल करेंगे आगे चल के, मतलब वही कंट्री पे गवर्निंग करेंगे. नाउ ये जो 3 एग्जांपल्स हैं हमें वो देखने हैं. दिस प्रिंसिपल हैज़ नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, yet there are many instances of denial of equal right to vote. अब हमारे पास में जो 3 एग्जांपल्स है वो स्टार्ट हो रहे हैं अनटिल 2015. देखो 2015 की बात हो रही है. 2015 में भी सऊदी अरेबिया में वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट. जो लेडीज़ थी वहाँ पे सऊदी अरेबिया में 2015 तक उनको राइट नहीं था वोट देने का. देखो डेमोक्रेसी अभी वर्ल्ड में आधे से ज़्यादा वर्ल्ड की कंट्रीज़ जो है उनमें डेमोक्रेसी आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है अभी भी नहीं पहुँची. मतलब यहाँ पे अभी भी लोगों को जो है वो राइट नहीं है वोट देने का. यहाँ पे अभी भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मेल और फीमेल के बीच में. और वो ये इशू जो था 2000 सेंचुरी, हम सोच भी नहीं सकते कि 21st सेंचुरी तक भी ये चीज़ चलेगी, बट चल रही है. एंड एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. अब देखो एस्टोनिया जैसी कंट्री जो है वहाँ पे भी ये चीज़ थी कि वहाँ पे भी सिटीज़नशिप जो थी वो लेना बड़ा ही मुश्किल था. और जो रशियन पीपल थे वहाँ पे उनकी माइनॉरिटी ज़्यादा थी, तो उनको भी वोट देने का राइट नहीं था. मतलब जो माइनॉरिटीज़ वाले हैं उनको भी राइट नहीं है वोट देने का. Third and last point is, in Fiji the electoral system is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fijian. देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्चुअली. देखो जब ये बता रहे हैं इंडियन फिजियन का मतलब ये हुआ, फिजी जो है वो एक आइलैंड है, इसको आप ध्यान रखना. आइलैंड क्या होता है, द एरिया विच इज़ सराउंडेड बाय द वाटर, है ना. तो वहाँ पे क्या था, जो ब्रिटिशर्स आए थे वो यहाँ से उनको लेबर की ज़रूरत होती थी, तो वो इंडियंस को लेकर जाते थे यहाँ से. ठीक है, वहाँ पे ले जाके उनसे क्या करवाते थे, प्लांटेशन का काम करवाते थे. तो अब वहाँ पे वो इंडियन जो चले गए हैं, ठीक
ठीक है, वो वापस नहीं आ रहे हैं, अब उनकी जनरेशन जो है वो वहीं रहेगी। तो वो क्या हो गए, मतलब इंडियन फिजन हो गए, इंडियन फिजियन, यानी कि हाफ इंडियन है ये और हाफ फिजियन हो गए, ठीक है ना। तो बिल्कुल वैसे ही उनको भी क्या था, वोट देने का राइट नहीं था, बिकॉज ऑफ वो तो फिजियन है भी नहीं ना, वो तो इंडियन है और वहाँ रह रहे हैं। और वहाँ अगर उनकी जनरेशन जो है वो वहाँ पे बर्थ ले रही है, नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है सारी, तो अब वो क्या हो गए, इंडियन फिजियन हो गए, अभी भी प्रॉपर फिजियन वो नहीं बने। Now democracy is based on a fundamental principle of political equality that gives us the third feature of democracy. In a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have वन वैल्यू। फिर ये डिमांड की गई कि डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, ईच एडल्ट सिटीज़न, मतलब जो भी सिटीज़न है, जो एडल्ट है, उनको ये राइट दिया जाना चाहिए किसका, एक वोट देने का। और हर एक वोट की क्या होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, और हर एक के पास में एक वोट देने का राइट भी होना चाहिए। नाउ वी शैल रीड मोर अबाउट इट इन द चैप्टर 3। इसके बारे में हम क्या करेंगे, चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। एंड नाउ रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। अब ये बता रहा है जो लॉ है उनके बारे में और जो राइट्स हैं उनकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। इसमें फिर से हम एक और कंट्री का क्या करेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे, जिससे ये थोड़ा क्लियर होगा कि डेमोक्रेसी जो है वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है लाना। नाउ जिम्बाब्वे अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। देखो जिम्बाब्वे जो है एक अफ्रीकन कंट्री है, ध्यान रखना, ऐसी अफ्रीकन कंट्री है जिसको जो है वो आज़ादी कब मिली थी, 1980 में मिली थी, ठीक है। कहाँ से, वाइट माइनॉरिटी लोगों से, ठीक है, वाइट पीपल से। सिंस देन द कंट्री हैज़ बीन रूल्ड बाय जानु पीएफ, ठीक है। अब ये जो जानु पीएफ है, ये जानु पीएफ एक पार्टी है, जैसे इंडिया में होती है ना बीजेपी, कांग्रेस, अदर पार्टीज़ होती हैं, ये सारी वैसे ही पार्टीज़ होती हैं, वैसी पार्टी का नाम है जानु पीएफ। दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल। अब उसने क्या किया था, इस जानु पीएफ ने फ्रीडम के लिए भी स्ट्रगल किया था। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे, देखो इनका लीडर कौन था इस पार्टी का, रॉबर्ट मुगाबे। एंड रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंसी, आगे चल के देखो प्रेसिडेंट भी बनेगा, ध्यान रखना, कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। और जब तक कि कंट्री इसने रूल किया था, अपनी जो टीम थी उसको लीड करने का काम किया था, जब तक कंट्री को इंडिपेंडेंसी नहीं मिल जाती थी तब तक। इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन बाय जानु पीएफ। इलेक्शन जो थे वो रेगुलरली चलते थे और जीतता कौन था, ऑब्वियसली जानु पीएफ जो टीम है वही जीतती थी, यही पार्टी। एंड द प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। देखो ये हमने मान लिया मुगाबे जो था वो पॉपुलर था, लेकिन उसके काफ़ी एक्टिविटीज़ जो थी वो अनफेयर थी। इलेक्शंस को जीतने के लिए वो काफ़ी गलत चीज़ों का भी इस्तेमाल होता था, गलत काम भी होते थे, बताते हैं अभी क्या। ओवर द ईयर्स हीज गवर्नमेंट changed the constitution several times to increase the powers of the president and make him less accountable. Opposition party workers were harassed and their meeting disrupted. देखो इसमें जो बातें हैं बताई हुई वो मैं आपको बता देती हूँ।
जिम्बाब्वे जो एक अफ्रीकन कंट्री थी जिसने बहुत मुश्किल से आज़ादी हासिल की थी वाइट माइनॉरिटी पीपल से, उसने एक टीम बना दी थी ज़ानू पीएफ। ज़ानू पीएफ ने आगे चल के रूल करने का काम किया था। स्ट्रगल के टाइम में भी वो कंट्री के साथ में थी। अब आगे चल के दिक्कत ये होती है कि ये ज़ानू पीएफ क्या करती है, ये पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर देती है। ऑलवेज़ यूज़ टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर फेवर। अपने फेवर के हिसाब से वो क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करती रहती है। सेकेंडरी थिंग हो जाती है इसमें, ओपोजिशन पार्टी जो थी उसके वर्कर्स क्या होते हैं, हमेशा अरेस्ट होते थे, ठीक है। और फिर होता था प्रोटेस्ट वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। देखो कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी मर्ज़ी से चेंज कर देते थे। अब जब बात कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज हो गई है तो आपको कोई नहीं रोक सकता गलत करने से। लाइक अगर जैसे इंडिया है, इंडिया में अभी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, राइट टू इक्वलिटी में आप सबके साथ में क्या कर सकते हो, इक्वल बिहेव करना चाहिए, करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो आप क्या करते हो, लॉ के अगेंस्ट जा रहे हो एंड यू आर डूइंग क्राइम एंड यू विल गेट पनिशमेंट। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट टू इक्वलिटी लॉ ही हटा दिया जाए, ठीक है, तो ये राइट हटा दिया जाएगा, फिर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना इजी होगा ना। मतलब हमारे साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, रीजन, ये सारे बेस पे क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको चेंज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन वो लोग कर रहे थे। जैसा उनको फेवर चाहिए था अपना, उसके अकॉर्डिंग वो चेंज करते रहते थे। और ये चीज़ एक बार नहीं होती थी, बार बार होती रह रही थी। मतलब जब मर्जी आई कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया, जब मर्जी आई चेंज कर दिया ना। ओपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हरेस्ट, और ओपोजिशन पार्टी के जो वर्कर्स थे उनको हरेस किया जाता था, और जो प्रोटेस्ट था उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। मतलब अगर उनकी खिलाफत होगी, जैसे आप देखो अभी जो भी गवर्नमेंट अपने प्रेजेंट है वह कर रही है, तो आप देखते होंगे कोई भी गवर्नमेंट हो, डज़न्ट मैटर कि बीजेपी है या कांग्रेस है, लोग अनहैप्पी होते हैं तो वो सबके साथ होते हैं। तो आपने देखा होगा प्रोटेस्ट सभी करते हैं। प्रोटेस्ट का मतलब खिलाफत करना, सभी करेंगे, नारेबाजी लगाएंगे, स्टैचू बना के जला देते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद ये सब नारे लगाते रहते हैं। तो वो तो गवर्नमेंट कोई भी हो वो तो ऐसा करेंगे ही, ठीक है। लेकिन क्या उन्हें कोई मना करता है, क्या नहीं करता है, बिकॉज ऑफ दे हैव राइट, उनके पास राइट है तो उनको कोई मना नहीं कर सकता है। लेकिन वहाँ पे जिम्बाब्वे में ये चीज़ को क्या कर दिया था, ज़ानू पीएफ पार्टी ने इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। मतलब अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये चीज़ डाल दी है कि अगर आपने प्रोटेस्ट किया, खिलाफत की, तो क्या हो जाएगा, आप क्राइम कर रहे हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हो, तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है ना। तो ये तो बिल्कुल ही अलग चीज़ हो गई है, मतलब डेमोक्रेसी तो है ही नहीं वहाँ पे। तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन इन्होंने क्या कर दी है, चेंज कर दी है। फिर एक पॉइंट आ जाता है, पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक। द सेम थिंग जो मैंने अभी बताया, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कन्वर्ट हो रही है, ये तो डेमोक्रेसी वाली है ही नहीं बात, ये तो अनडेमोक्रेटिक कंट्री बन गई। एंड लास्ट जो इसका मेजर पॉइंट है वो ये है, जुडिशरी वॉज ऑल्सो इग्नोर्ड बाय द गवर्नमेंट। अब जो जुडिशरी, देखो इंडिया में क्या होता है, जो भी हाई कोर्ट ने अगर किसी चीज़ का डिसीजन दे दिया है या सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, तो क्या होता है, वो डिसीजन फाइनल होता है, और जो गवर्नमेंट है उसको भी ये चीज़ माननी पड़ती है ना, गवर्नमेंट को भी फॉलो करना पड़ता है रूल्स उसके। लेकिन अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को डिनाइड कर दे, मानने से मना कर दे, तो क्या हो जाएगा, फिर तो कुछ रहा ही नहीं। फिर ये एक तरह से ये भी चीज़ क्या हो गई है, डिक्टेटरशिप में आ गई है। सो नाउ देयर वाज अ लॉ दैट, ये जो मैंने था डिक्लेयर, देखो ये बता दिया था आपको, जो डेमोन्स्ट्रेशन या प्रोटेस्ट करना है वो इलीगल डिक्लेयर कर दिया था।
There was a law that the limited the right to criticize the president. Television and रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। देखो कोई आज आप देखो अगर आपको ओपोजिशन बनना है या ओपोज करना है, प्रोटेस्ट करना है, खिलाफत करनी है, तो आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी होता है, सोशल मीडिया पे भी कोई जो भी पार्टी रूलिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट बातें करते रहते हैं लोग, कमेंट्स करते रहते हैं, ठीक है ना, अपने अपने जो व्यूज़ होते हैं वो डालते रहते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक फ्रीडम है उनको, राइट टू फ्रीडम में यही चीज़ है। वी हैव सम काइंड ऑफ राइट्स टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, आवर थॉट्स, वी कैन शेयर दैट। हमारे पास में ये राइट है कि हम हमारी फीलिंग्स को, हमारे थॉट्स को हम शेयर करें या कहीं पे भी हम उसको शो कर सकते हैं। तो ये शो करते हैं लोग, लेकिन वहाँ पे ये आज़ादी नहीं थी, क्योंकि सपोज़ अगर आज इंडिया में ये चीज़ हो जाए, सोशल मीडिया, ये न्यूज़पेपर्स, प्रेस, ये सब कंट्रोल करने लग जाए गवर्नमेंट, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या केस आप जा ही नहीं पाओगे, मतलब आप कुछ नहीं बोल पाओगे। एक तरह से ये तो तानाशाही हो गई। नाउ एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन। अब ऐसे कंट्रोल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो खुद की तारीफ़ ही करवाएंगे। देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर बट द गवर्नमेंट हरेस्ड दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट इट। सेम थिंग, अगर कोई अभी देखो, अभी मीडिया में तो हंगामा हो जाता है अगर कोई उन्हें स्टॉप कर दे या आप उन्हें कुछ कह दो तो बहुत इशू बना देते हैं वो। लेकिन उस टाइम ये जिम्बाब्वे की जो बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें ये था कि बिल्कुल भी राइट नहीं था। अगर कोई अगेंस्ट जाने का सोचता भी तो उसको बहुत ज़्यादा हरेस किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था बाय द गवर्नमेंट ऐसे जर्नलिस्ट को। The government ignored some court judgments that went against it and pressurized judges. He was forced out of office in 2017. देखो ये बता रहे हैं कि आज भी वहाँ पे ये चीज़ होती है, और वहाँ पे जो मैंने आपको बताया था जुडिशरी सिस्टम जो था वो भी एकदम सीरियस से इग्नोर कर दिया जाता था। So now it is enough for today, and we will continue in the next video. Till then, take care of yourself. Thank you for the watch.